जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, उद्देश्य के बारे में मैंने दर्शकों को बता दिया, किस तरह से सेहत ही नेमत है, लेकिन जब वरिष्ठ चिकित्सक अपने नजरिए से लोगों को समझाते हैं तो बात गहरे तक समझ में आती है। सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। मैं चाहूंगी सबसे पहले तो अपने चिकित्सीय भाषा में भी और आसान भाषा में भी लोगों को ये मैसेज पहुंचा दीजिए। कहा जाता है कि देखिए, मैं दर्शकों को सीधे शब्दों में हमारे अंदर ऊर्जा होना चाहिए, ये बनी हुई है। जब हम दुनिया में मुश्किल, यदि वो बनी हुई है तो हम दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और हम उसमें बीमारी से ग्रस्त हैं, हमारी ऊर्जा अच्छी नहीं है, हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा नहीं है, तो काम करने में काफी दिक्कतें आती हैं। आपने ये देखा होगा कि लोग प्रायः जो है अपने स्वास्थ्य जागरूक रहते हैं, लेकिन आज बात करने का उद्देश्य ये है कि हम चारों तरफ, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, जवान तक, सबको ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से जो है स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, अपनी जो प्रतिरोधक शक्ति है, जिसको मैंने इम्यूनिटी कहा है, उसको बढ़ाते हैं। ऐसा करने से हमको क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा काम की, हम जो भी नौकरी करें, व्यवसाय करें, खेत में काम करें या किसी सीनियर पोजीशन पे काम करें। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि प्रकृति ने हमको सब कुछ प्रदान किए हैं। सूर्य की रोशनी सबको बराबर मिलती है, तो हमको ये देखना है कि उस 24 घंटे का दोहन कौन कैसे कर सकता है। आप जानते हैं, एक छोटे स्तर का काम करने वाला व्यक्ति होता है और एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होता है। सभी की कार्य प्रणाली में फर्क होता है। उसका एक जो उच्च कारण है वह है स्वस्थ रहना। यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी ओर से स्वस्थ हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप निरंतर कार्य कर सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, जैसा मैंने आपको कहा कि सूर्य ने सबको 24 घंटे प्रदान किए हैं, आप अपने आप को ये मानिए कि सूर्य ने जो वरदान दिया है, जो काम करने की शक्ति दी है, उसको हम बनाए रखें। यह कब बनी रह सकती है, यह सोचना बहुत आवश्यक है। यह तभी जब बनी रह सकती है जब हम स्वस्थ हों, बीमारियों से मुक्त हों, हमारे ऊपर, हमारे अंदर शारीरिक ऊर्जा हो और उस ऊर्जा का हम दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी का काम करें और जहां आवश्यक है उसको खर्च करें, उसको अच्छे कामों में लगाएं। बिल्कुल सही बात है। बड़ी ही अजीब बात है, हम जागरूकता अभियानों की जब बात करते हैं, कितने सालों से जागरूकता फैलाई जा रही है। ऐसा नहीं ये पहला मौका हो कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हो। हर बार ही समय समय पर बोलें या ये कहा जाए कि जब भी मौका मिलता है तभी इस बात के लिए लोगों को आगाह किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना होगा। चिकित्सक सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब बीमारी बढ़ जाए तब आप चिकित्सक के पास जाएं। चिकित्सक की सलाह तब भी ली जा सकती है जब बीमारी आपके पास पहुंच ही ना पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर स्क्रीनिंग होती रहे। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण शब्द अब आजकल चल गया है कि आपकी स्क्रीनिंग समय समय पर अगर होती रहेगी तो पता चल जाएगा कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है। तो स्क्रीनिंग को लेके क्या नियम कायदे होते हैं? देखिए, मैं यहाँ आपको एक खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जो आपने बात कही है, वह तो आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों के समय से चल रही है। सुबह उठकर लोग व्यायाम करते थे, योगा करते थे, महिलाएं घर का काम करती थी, वह भी एक तरह का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता थी। अब मॉडर्न समय में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो गया है, व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे जागरूक रहें और जो आपने कहा कि उसकी स्क्रीनिंग करें, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्क्रीनिंग के लिए आपको योग्य चिकित्सक के जाने के लिए ठीक है, लेकिन आप अपने लेवल पे भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आप दिन प्रतिदिन जो काम करते हैं, उसके काम में आपका कितना मन लग रहा है, आपको थकान महसूस हो रही है नहीं, आप में चिड़चिड़ापन है या नहीं, आपका शरीर सफेद हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द है, सीने में दर्द है, ये सब इस बात के गुण कि आपका कहीं ना कहीं शारीरिक जो मजबूती है या जो आपका इम्यूनिटी वो कम हो गया है। सुबह उठ के व्यायाम करें, सीढ़ियां चढ़ें, जॉगिंग करें, आपको बहुत जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप में वाइटामिन की, मिनरल की, ऊर्जा की, शक्ति की है, जैसे कहना चाहिए इम्यूनिटी की कमी है। जी।
जहां तक चिकित्सक के जाने का बात है, आपको यदि कोई भी लक्षण ऐसा प्रतीत होता, आपको हाथ पैर में कंपन होता है, बुखार, शारीरिक है, मांसपेशियों में दर्द है, थकान महसूस हो रही है और नींद नहीं आ रही है, तो ये इस बात के द्योतक हैं कि कहीं को बीमारी है। समय में आप किसी योगी चिकित्सक को अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकते हैं और उनकी सलाह के अनुसार कुछ बायोकेमिकल करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है हीमो। इसके बाद कई टेस्ट होते हैं, शुगर के होते हैं, उसके लिए भी आप स्क्रीनिंग करा सकते हैं। बिल्कुल सर, हीमोग्लोबिन की आपने बात की है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या स्त्रियों में हीमोग्लोबिन का पॉइंट अलग होता है, पुरुषों में अलग होता है, या फिर एक निश्चित पैमाना है जो स्त्री पुरुष दोनों में बराबर होना चाहिए? जी देखिए, जी जो आपने कहा निश्चित रूपों में अलग होता है, कारण है। सबसे बड़ा क्या है कि इस मासिक चक्र होता है, मासिक धर्म होता है, उसमें ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस जब होता है तो उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसलिए प्राय हम लोग चिकित्सक लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों में हर समय हीमोग्लोबिन का लेवल या खून की जो बढ़ोतरी है थोड़ी सी हायर साइड पे होना चाहिए, जिससे जो उनका पीरियडिक लॉस होता है वो मेंटेन रहे। पुरुषों में ऑलरेडी मेंटेन रहता है, उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। एक बात और है, छोटे बच्चों की बात है, उनमें भी हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। बूढ़े लोगों में हीमोग्लोबिन का स्तर उच्चतम होना आवश्यक इसलिए है कि उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है वो बनी रहे, उन्हें कोई बीमारियां ना झेले। यहाँ मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि पुराने जमाने में लोगों की हीमोग्लोबिन की कमी कम होती थी, आज के समय में ज्यादा होती है। उसके अनेक कारण हैं और सबसे प्रमुख कारण है कि पुराने जमाने में जो लोग हैं गुड़ का उपयोग करते थे। देशी चीज है, कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। गुड़ जो है इट इज ए रिच सोर्स ऑफ आयरन, इसमें लोह तत्व बहुत होते हैं और उससे लोगों की खून की कमी दूर रहती है। दूसरा, हरी सब्जियां खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, पौष्टिक खाना लें, इससे हीमोग्लोबिन की कमी दूर होती है। और हीमोग्लोबिन यदि हमारा बढ़ा हुआ है, शरीर में हमारे पास इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा। यदि हमको रोग कोई पकड़ता है तो उससे लड़ने की क्षमता निरंतर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ व्यक्ति में? देखिए, स्वस्थ व्यक्ति में मैंने ये देखा है कि 13 और 14 के आसपास यदि हीमोग्लोबिन है तो बहुत अच्छा रहता है। इसके थोड़ा नीचे यदि 12 तक भी है पुरुषों में तो अच्छा रहेगा, लेकिन स्त्रियों में निश्चित रूप से 13-14 होना चाहिए। बच्चों में 16-17 तक लेवल हो सकता है। लेकिन यहाँ और एक आगाह करना चाहूंगा, कुछ लोगों में कभी कभी हीमोग्लोबिन का बहुत लेवल ऊंचा हो जाता है, लेकिन वो रेयर कंडीशन होती है, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक नहीं है। इसको जो नॉर्मल लेवल है उस पर मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। अब चूंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है और बात की जा रही हीमोग्लोबिन, हम तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक नया ट्रेंड चल गया है सर आजकल लोगों में, जरा सी भी किसी चीज की कमी होती है या फिर जैसे ही उनको लगता है कि अब मुझ में शायद विटामिन की कमी हो रही है तो मल्टी विटामिन की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है वो एक गोली खाएंगे और हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो मल्टी विटामिन की गोलियां, जो विटामिन की जो गोलियां होती है, वो कब से शुरू कर देनी चाहिए? क्या ये गोलियां ये उपचार है? उपचार मतलब सावधानी का एक तरीका, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से थोड़ा यहाँ असहमत हूँ। मल्टी विटामिन की गोली बिना चिकित्सक की सलाह के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आम लोगों का सोचना है, वो चिकित्सक के पास जाते हैं कि साहब कमजोरी लग रही है, या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि कोई मल्टी विटामिन की गोली दे दें। यह नितांत सही नहीं है। उसका कारण क्या है कि हमारा एक बॉडी का इंट्रिंसिक मैकेनिज्म रहता है, जो हमारे अंदर खुद कुछ विटामिन का, जिसे कहते हैं, जनरेट करता है या बनाता है। यदि आप ऊपर से जब शरीर को आवश्यक नहीं है और मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं तो उससे नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारा जो आंतरिक सिस्टम है वो गड़बड़ होता है। देखिए, यदि मल्टीविटामिन की आपको आवश्यकता है, आयरन की आवश्यकता है या प्रोटीन की आवश्यकता है, तो वो आपको एक चिकित्सक के नाते उनके पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए। वो आपके हो सकता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपको मल्टीविटामिन लेने की या प्रोटीन लेने की सलाह दें, या वो आपके कुछ टेस्ट कराएं। अब आप अपने स्तर पे, हमने कहा कि भाई हमको कमजोरी लग रही है, आयरन की गोलियां लेने लगे, मल्टीविटामिन लेने लगे, प्रोटीन्स लेने लगे, तो इन सब के दुष्परिणाम भी होते हैं। यदि ये अधिक मात्रा में शरीर में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से इनके दुष्परिणाम देखने मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है।
तो कुछ अब सर्दियों का समय चल रहा है, तो ठंड एक ऐसा मौसम माना जाता है, शीत ऋतु में आप अपनी सेहत को बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आलस कर गए तो इसी शीत ऋतु में आप तबीयत को भी बिगाड़ सकते हैं। तो सर्दियों का सही इस्तेमाल कैसे करें? सुबह जल्दी उठना भी ज़रूरी है, और अगर ठंड से बचने के लिए एक बंद कमरे में भी अगर आप 20 मिनट भी किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं तो दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। इतनी अच्छी अच्छी हरी सब्जियां भी आती हैं, तो सर्दियों से सेहत को कैसे बनाएं, मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात हो जाए। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात आगे बढ़ाई है। सर्दियों को हम चिकित्सक लोग हेल्दी सीजन, स्वस्थ मौसम मानते हैं। उसका कारण क्या है कि इस समय जो है बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ बहुत कम होती है। जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनको पैदा होने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। इस समय आपने देखा होगा थोड़ा खाना पीना हमारा ज्यादा हो जाए, या हम शादी ब्याह में या पार्टी में कहीं खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। गर्मी में जो है जहां भी एक तापक्रम होता है वहां बैक्टीरिया वायरस बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। दूसरे ये कि सर्दियों से यदि आप बचते हैं तो निश्चित रूप से आपका इम्यूनिटी लेवल बचता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सर्दियों में बाहर ना निकलें। बढ़िया आप सुबह जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, और जैसा आपने कहा बंद कमरे में भी आप यदि 15-20 मिनट करते हैं तो वो भी लाभकारी है। लेकिन शायद लोगों ने ये महसूस किया होगा, सुबह 5:30-6 बजे सूर्योदय के पहले यदि आप घूमने निकल जाते हैं, वॉक पे निकलते हैं, पैदल चलते हैं, व्यायाम करते हैं और योग क्रियाएं करते हैं, तो आपको एक नई स्फूर्ति का आभास होता है, और दिन भर जो है आप में एक स्फूर्ति बनी रहती है, एक एनर्जी लेवल बना रहता है। ऐसा कहा गया है कि जो लोग सर्दी के दिनों में भी देर तक सोते रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, उनको दिन भर आलस बना रहता है, दिन भर सुस्ती बनी रहती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके काम में मन नहीं लगता। जहां तक बचाव की बात है, देखिए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं उनको सर्दी से बचना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से कवर करके रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, और यदि जो है इन्फेंट रहते हैं, 1 साल से नीचे के हैं, हमारे यहाँ टोपा लगाना है जिसे कैप सिस्टम कहते हैं, वो लगा सकते हैं। मफलर का उपयोग करें। एक यहाँ आपको मैं आश्चर्यजनक बात बताऊंगा जी। मध्यम वर्ग के लोग, बुजुर्ग लोग, कई बार गांव में बेचारों के पास शक्ति नहीं होती है, इतनी सुविधा नहीं होती, 2 व्हीलर पर बाहर निकलते हैं, और ऐसा अनेक बार देखा गया है कि उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। हाँ। जिसे कहते हैं हम लोग फेशियल पैरालिसिस हो जाते हैं। हाँ। उसका कारण क्या है? मफलर आपने नहीं बांधा है, कान में ठंडी हवा जा रही है, तो जो हमारी एक नर्व होती है, वो नर्व में क्या है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो स्वेलिंग आने के कारण मुंह तिरछा हो जाता है। तो देखिए हमारे पुराने लोग जो कहते थे कि मफलर बांधकर निकलिए, टोपा पहनकर निकलिए, ये सब सावधानियां आज भी उतनी आवश्यक हैं और उतनी ही उपयोगी हैं जितनी पहले समय में होती थी। बुजुर्गों के लिए खास तौर से ये हिदायत है कि वो गर्म कपड़े पहने, स्वेटर पहने, कोट पहने, मफलर पहने, नीचे जो है इनर पहने, और हल्के गर्म पानी का उपयोग करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्म पानी के उपयोग से शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस सावधानियों को रखना बहुत आवश्यक है, हमको निरंतर बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। ठंडों का आपने पैरालिसिस की बात की थी, तो ये भी तथ्य बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं, और आप चिकित्सक के नज़र से मैं ज़रूर समझना चाहूँगी कि ठंड में ज़्यादा लकवे की समस्या देखने को मिलती है। शायद असावधानी इसका सबसे बड़ा कारण हो सकती है। निश्चित आपने सही बात कही। ठंड में क्या होता है, हमारी वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब ठंडी हवा के कारण वो सिकुड़ी हुई रहती है, उसके कारण ब्रेन हेमरेज, उसमें थक्के जमना, हार्ट अटैक की शिकायत, हमारी जो आर्टरीज रहती हैं उनमें ब्लॉकेज की शिकायत, या उसमें स्पाज्म होकर उनको सिकुड़ने की शिकायत होती है। इसके कारण हार्ट अटैक का रेट और ब्रेन हेमरेज का रेट, जिसके कारण कि शरीर में लकवा होता है, हेमिप्लीजिया जिसके कहते हैं, या शरीर का काम करना बंद करना है, उसका रेट बढ़ जाता है। इसीलिए ये सब सावधानियों में कहा गया है कि आप जो है अपने आप को स्वस्थ रखें, शरीर को कवर करके रखें। लोगों की आदत होती है वो बहुत ज्यादा ठंड में निकल के अपनी थोड़ा सा उत्साह दिखाना चाहते हैं। देखिए आपको सहन हो रहा है, आप मिडिल एज में हो रहे हैं, जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक तथ्य और है, कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, कुछ लोगों को कुछ संक्रामक रोग होते हैं, और वो अति उत्साही होकर ठंड में वॉक करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को इस सब के होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। बिल्कुल सर। ठंड में कुछ खास तरह की बीमारियां घर कर लेती है, जैसे अभी निमोनिया का जिक्र हो रहा था, और इन दिनों निमोनिया के बारे में बहुत ज़्यादा डर फैल गया था। ऐसे ही एक और वायरल फीवर बहुत फैलता है ठंड में, 3-3 दिन तक के लिए बीमार पड़ जाते हैं, बच्चों की बात करूं या बड़ों की भी बात करूं।
तो वायरल फीवर से बचने का भी कोई उपचार है क्या प्राथमिक? बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, हमने कोविड के समय सभी ने लोगों ने ये सीख लिया है कि जो मास्क का उपयोग करते हैं, वह बहुत प्रभावी है। कोविड के समय जो कोविड से बचने के लिए हमको मास्क के उपयोग के बारे में बताया गया है, हमने चिकित्सक होने के नाते लोगों को जो सलाह दी है, उसमें ये पाया गया कि सैकड़ों तरह के वायरस और संक्रामक रोग की जो बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव हमको इसके कारण मास्क के कारण हुआ है। धूल है, वातावरण में कण है, इन्फेक्शन है, वायरस है, इन सब से हमारा मास्क पहनने से बचाव होता है। मास्क पहनने में आप कोई अटपटा महसूस नहीं करिए, आप खुद महसूस करेंगे कि जिस समय कोरोना फैला था तो लोगों को अकेले कोरोना से बचाव नहीं हुआ था, दूसरे वायरल फीवर से, दूसरे बैक्टीरिया से बचाव हुआ था। वर्तमान में भी यदि हम बाहर निकलते हैं, वातावरण दूषित है, वातावरण में बहुत धूल है, गंदगी है, तो हमको मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हम जब बाहर निकलें तो उससे बचाव के लिए अच्छे कपड़े पहनें, अपने शरीर को गर्म रखें। जहां तक खाने पीने का सवाल है, हमको साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। उबला हुआ पानी पिएं तो बहुत अच्छी बात है। सब्जियां जब भी हम मार्केट से लाएं उनको धो के काम में लेना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि वो 10 लोग उसको हाथ लगाते हैं जब वो मार्केट में जाते हैं, देखते हैं। खेत से लेकर आपके घर तक जब वो पहुंचती है तो अनेक लोगों के हाथ में जाती है, और किसके हाथ में क्या वायरल इन्फेक्शन है, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको रोकने के लिए उनको सफाई से काम लें। यदि घर में किसी को सर्दी जुकाम है, ऐसा लगता है कि उसको फीवर है, तो थोड़ा उससे दूरी बनाए रखें। ये नहीं है कि उसको घर से बाहर कर दें, थोड़ा उससे दूरी बनाए रखें। उसका झूठा पानी नहीं रहें, उसके साथ भोजन करने में थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। यदि आप किसी काम में जाते हैं, कहीं सोसाइटी में निकलते हैं, भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, मास्क का उपयोग करें। खान पीन ऐसी जगह से करें जहां साफ सुथरा खाना मिलता हो। रोड साइड के वेंडर्स की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस खाने से हमको थोड़ा बचना चाहिए। बिल्कुल, खास तौर से कुछ खास दिनों में, और खास तौर से तब भी जब जी, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा आपकी तबीयत नासाज है, तो कोशिश करें कि बाहर खाना ना खाना पड़े। अगला सवाल मेरा उस खान समय पान से और ही बचना चाहिए। जी सर, अगला सवाल मेरा बिल्कुल खान पान से जुड़ा हुआ ही था। खास तौर से जब हम हरी सब्जियों की बात करते हैं, हम कुछ ऐसे काढ़ों की भी बात करते हैं जो दादी माँ और नानी माँ के नुस्खों में शामिल होती हैं कुछ चीज़ें। चाहे मैं कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने की बात करूं, जैसे नाभि में सरसों का तेल भी आपको स्वस्थ रखता है, या तलवे में, पैर के जी, तलवे में सरसों का तेल लगा लेना वगैरह वगैरह। तो कुछ क्या ये घरेलू उपचार भी हमें सुरक्षित रखने का काम करते हैं? निश्चित रूप से घरेलू उपचार में कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण छुपा हुआ है। जो मसाज की या मालिश करने की आदत है, या जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उससे निश्चित रूप से शरीर में विटामिन्स पहुँचते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। बच्चे के तलवे को हम यदि तेल से मसाज करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि धमनियाँ या हमारी आर्टरी जो है सिकुड़ जाती हैं, तो हम्म। मालिश से वो थोड़ी खुल जाती हैं, हम्म। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हाँ। तो इसलिए पुराने दादी-नानी के जो नुस्खे हैं, हम्म। देखिए जैसे वो बच्चों को टोपा, या मैंने कहा कि कैप पहनाने की हाँ। आदत है, वो क्या है, दादी-नानी का नुस्खा है। आज की जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। हम्म। लेकिन यदि छोटे बच्चे के कान ढके हुए हैं, उसके कान में हवा नहीं जाएगी, उसके कान में इन्फेक्शन नहीं होगा, कान दर्द नहीं होगा। प्रायः 1-2 साल के बच्चे इस उम्र में मदर्स लेके आती हैं कि कान में दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इस सब से उसका बचाव होगा। बच्चे को गर्म रखें, छोटा बच्चा है, रात में उसके पास जो अपनी कांच की बॉटल होती है, उसमें अच्छा गर्म पानी भर के और उसको रुई में लपेट के उसके साइड में रख दें। उससे क्या है, उसको गर्माहट बनी रहेगी। इसी तरह जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको घर में अच्छे प्रकार के ब्लैंकेट या रजाई उपयोग में लेना चाहिए, और जो उनका भोजन है, वो स्वस्थ और अच्छा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। बिल्कुल सही से। कहते हैं कि जो ठंडी हवा है वो नाक से और पैर के तलवों से अंदर जाती है। ये भी दादी माँ, नानी माँ के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। तो और सबसे ज़्यादा अगर जब ठंड लगती है, पूरा अगर कवरअप हैं आप, अच्छी तरह से टोपा भी लगाया हुआ है, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो आपकी नाक ठंडी हो जाती है। तो क्या जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ठंड से बचा सकती हैं? एलर्जी जैसी कोई चीज़ होती है क्या? आमतौर पर ये बोल दिया जाता है तुम तो एलर्जिक हो, मतलब तुमको तो समस्या होती ही है ठंड में। देखिए, एलर्जी समस्या होती ज़रूर है, लेकिन हम लोगों ने अनुभव ये किया है कि इसको आप मान बैठेंगे कि मुझे एलर्जी हो गई है, तो एक कहावत है, एवरीथिंग अंडर द सन एंड हम्म। इवन द सन में कॉज एलर्जी। जैसा कि आप जानते हैं, कई लोगों को फोटो सेंसिटिविटी होती है, फोटो रेडिएशन होता है। हम्म। तो हमारे डेली उपयोग की जो चीजें हैं, उनमें किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप कॉटन के ही कपड़े पहने, वूलन नहीं पहने, खाने पीने में बहुत कमी। यदि किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है तो उसको आप एलर्जी का उपचार कराइए। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, ये जो एलर्जी की बात है ये कुछ मन से ज्यादा है। यदि आप, जैसा पुराने जमाने में कहा जाता था कि सब कुछ खाइए, लक्कड़ पत्थर हजम बनिए, उसका कारण क्या था? ये कहा गया है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि यदि आप सब चीज खाते रहेंगे तो वो एलर्जी से अपने आप दूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जरा सा हमें किसी चीज से परेशानी हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई, हम उस चीज को खाना पीना या लेना बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में समय समय पर उपयोग करें। और हो सकता है कि प्राकृतिक रूप में आपके शरीर अंदर ऐसी क्षमता या इम्यूनिटी डेवलप हो जाए या एंटीबॉडी डेवलप हो जाए कि वो एलर्जी भी आपसे दूर हो जाए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, अब अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे ज़रूरी सावधानियों से लेकर खान पान, जैसे कि कहा जाता है कि ठंड में रात में दही नहीं खाना चाहिए, तो क्या ऐसे कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ नियम कायदे हैं जिनको हम सर्दियों में, जिनका हम पालन करें और स्वस्थ रह सके? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए थोड़े बहुत नियम कायदे जरूर हैं, लेकिन उनसे भ्रांतिवश बने रहना गलत है। आपको जो अच्छा लगता है, वो जो बहुत ज्यादा गरिष्ठ नहीं है, संतुलित आहार है, वो खाइए। लेकिन ये जरूर है कि खाने के बाद थोड़ा इमीडिएट नहीं सोना चाहिए, उससे थोड़ा सा डाइजेशन में दिक्कत होती है। पानी की भरपूर मात्रा लेना चाहिए और जो भी अच्छा आहार है जिसमें हमको प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन मिलते हैं, वो बहुत अच्छा है। यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि बहुत लोग जो है, मैं ये नहीं खाऊंगा, दही से मुझे सर्दी हो जाएगी, अंडा गर्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब प्राकृतिक वो हैं और इनका यदि उपयोग करते हैं तो उनसे एलर्जी होने के दूसरे कारण होते हैं। केला ठंडा होगा, मैं आपको केले के बारे में एग्जाम्पल सुनाऊं, केला ठंडा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली हमने केला जो है बहुत ज्यादा पका लिया है या कम पका लिया है और बहुत दिनों का रखा हुआ है तो वो नुकसान करेगा। अच्छी तरह से पका हुआ केला आप खाइए, कुछ भी नहीं होगा। लोग कहते हैं केले के ऊपर पानी पीने से सर्दी हो जाएगी, ये सब मिथ्या है। तो एलर्जी से, बीमारी से जो जुड़ी हुई मिथ्या बातें हैं, उनको हमको छोड़ना चाहिए और जो सकारात्मक हमारा दृष्टिकोण है उसको हर समय बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से। डॉक्टर जी के अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और जिस तरह से वो हमको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक जो दिवस हम मना रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य कवरेज दिवस को लेकर, उस दिवस पर ये बेहद ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि किस तरह से स्वस्थ रहने के कौन से नियम हैं, किन बातों का पालन किया जाना चाहिए। तो अच्छा खाना होगा, अच्छा सोचना होगा। कहते हैं ना कि आहार, विहार, आचार, व्यवहार, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। स्वास्थ्य सीधे सीधे मन से जुड़ता है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। तो बेहद ज़रूरी है कि अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना, क्योंकि यही आपका सच्चा साथी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुझे यही दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Shit up.